long-term success into the in sustainable and long-term success is basically to facilitate organizations for long-term existence into the particular industry. Fourth is the enhanced system effectiveness. Yes, every organization, whenever it is being conceived or developed, they definitely have the some basic idea of why they are going to be established and what are the purpose of their organization and what are the targets they want to achieve and what type of market they want to cater off. So definitely जब भी organization बनाई जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ motives होते हैं और उसके investors के mindsets को भी टेकन केयर किया जाता है. इसी तरीके से जिस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, मतलब ये एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल की अपनी एक एनवायरनमेंट चाहिए और आपको पता है कि आपने किस एरिया और किस नेचर ऑफ बच्चे की या किस बैकग्राउंड या किस कल्चर के बच्चे को बेसिकली आप टारगेट कर रहे हैं. सो बेसिक आइडियाज तो वहाँ अवेलेबल होते हैं, बट और सिस्टम की एक अप्रोच भी एम्बेड होती है जब भी आप कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं. बट ये मैनेजमेंट सिस्टम जब आप अप्लाई करते हैं तो इट कैन सपोर्ट यू एंड एनहांस योर सिस्टम इफेक्टिवनेस, बिकॉज आपको सर्टेन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट अपने प्रोसेसेस को डिजाइन करने में हेल्प आउट करती है, सर्टेन पैरामीटर्स को बेटर यूटिलाइज करने में हेल्प आउट करती है, फैसिलिटेट करती है. आप जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करती है फॉर द better assessment, measurement, and improvement. So overall, the management system is basically enhance the system effectiveness, and effectiveness is basically the outcome of your organization. Then regularity compliance. Definitely, जो लोग यूनिवर्सिटी से यहाँ अवेलेबल हैं उनको अंदाजा है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कितनी स्टिक और कितनी एक्सटेंसिव लेवल तक इनकॉर्पोरेट होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर. इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में अब तो पाकिस्तान में भी प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर बीइंग गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एंड इलीगल एजुकेशन जो है इसको काफी हद तक डिस्करेज कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन की तरफ ले आए हैं और सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं. बल्कि इवन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है इधर इस्लामाबाद में, उन्होंने बाकायदा असेसमेंट ऑडिट्स एंड जिस तरीके से एक्रेडिटेशन ऑडिट्स होते हैं उस तरीके से स्कूल को विजिट करना शुरू कर दिया है. तो दिस इज गुड थिंग टू बेसिकली standardize the practices and check the requirements that either the school have the particular laboratories, particular resources, and competent staff to deliver a particular syllabus. और इसी तरीके से जैसे स्कूल लेवल पे आप कॉमन करिकुलम की जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था कि सिंगल करिकुलम इन ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इसी तरीके से डिफाइंड करिकुलम्स हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उनकी कंप्लायंस को भी रीचेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स अरेंज किए जा रहे हैं. सो रेगुलरिटी कंप्लायंस, इफ यू हैव अ गुड मैनेजमेंट सिस्टम देन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू बेटर रेगुलरिटी कंप्लायंस. देन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. यस, जब भी कोई एकेडमिक, चूंकि हम एकेडमिया की बात कर रहे हैं, जब भी हम वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो that organization definitely have certain outputs and outcomes, but when they have a strategic management system, so definitely they perceive or visualize the upcoming incidents or events, and they basically realize their organization where they want to be, so they can manage and arrange the policies accordingly. And not only they can able to maintain the performances, but actually enhance the performance. So their target was to enhance the performance, but actually they are maintaining the minimum standards. So in parallel, the maintenance, the enhancement basically help out the organization to flourish in a particular market. So these are the certain objectives that are being conceived and the concept behind the development of this particular standard. Then we need to talk, before going to the standard, what type of challenges our education organization are facing in this particular time, because it's
fast changing regulations and the mindset of the society and culture related to the academia as well, because the जो कोविड की वजह से हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में चले गए, तो दैट वाज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन from on-site to online, and now they are aligned to that particular system as well. So स्कूल लेवल पे खास तौर पे अगर मैं अपने बच्चों को भी देखूं, तो बच्चों का जो एक्सपोजर है, जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद आना चाहिए था, वो इस कोविड की वजह से जरा अर्ली भी आ गया. सो पॉजिटिव्स के साथ साथ हमें नेगेटिव्स को भी देखना है. सो जब अर्ली एक्सपोजर आपको टेक्नोलॉजी का मिल जाए या किसी भी डोमेन का पर्टिकुलर नॉलेज जो है वो आपको बिफोर दैट रिक्वायर्ड एज ग्रुप अगर आपको अवेलेबल हो जाए, तो डेफिनेटली आपको जो शऊर की डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है. जब फास्ट होती है तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैस्प मोर इंफॉर्मेशन इन मोर डाइवर्स एनवायरनमेंट एंड यू रिक्वायर द डाइवर्स एनवायरनमेंट बेसिकली. तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए, और अब जब बच्चे दोबारा से ऑन साइट एजुकेशन में आए हैं, तो अभी रिसेंट ये जो इस साल बेसिकली बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं हमारे स्कूल के, कॉलेजेस के, so this was the first reflection of the on-site education after 2 years of online. And I'm very much disappointing to see that the results of the school is 60 to 70% is the failure ratio. But I didn't see any productive article or the study that why this failure ratio has been increased. So ये बात सारी चीजें जो challenges हैं जिनको हमने टेकन केयर ऑफ करना है इस पर्टिकुलर न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर. तो इस वजह से भी इसी तरह से सिमिलर डिफरेंट हम चैलेंजेस को भी डिस्कस करने लगे. नंबर 1, इंक्रीज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी. अब इंटरेस्टेड पार्टीज क्या हैं? दिस इज द न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री. इंटरेस्टेड पार्टीज वो हैं जो रिलेटेड हैं, और यू कैन से बेसिकली अगर हम डेफिनेशन को देखें तो दैट कैन इफेक्ट और बी इफेक्टेड, और यू कैन और एनीबॉडी दैट कैन परसीव टू बी अफेक्टेड. यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने नेचर ऑफ लोग या जितनी नेचर ऑफ सोसाइटी के लेवल्स हो सकते हैं, वो सब के सब आपको इंटरेस्टेड पार्टी. मसलन अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिन स्टाफ, ये इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं. इसी तरीके से रेगुलेटरी बॉडी इज अनदर इंटरेस्टेड पार्टी, सोसाइटी इज अनदर इंटरेस्टेड पार्टी, बिकॉज यू आर गिविंग द मैच्योर and ethically strong and professional graduate to the society as well. So उसको अच्छा इंसान बना के भी भेजना है. इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एलुमनाइज हैं, जो इंडस्ट्री है रेलेवेंट, इसी तरीके से स्कूल के लिए कॉलेजेस जो हैं वो वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी. क्योंकि कॉलेजेस आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस फ्रॉम द स्कूल. इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज आर आल्सो बेसिकली एक्सपेक्टिंग सर्टेन लेवल ऑफ competence from the colleges, that the level of maturity of the students and the behavior and professional development of the students. So interested parties की expectations time के साथ साथ increase हो रही हैं. So this is a big challenge to be handled by the organization. So this standard will help us out to basically formalize and to cater off the expectations and meet the expectation, even not only meeting the expectation but even exceeding the expectation. Second, competitiveness in quality education. Yes, वक्त के साथ साथ जैसे अब हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर ही वो वाहिद सेक्टर है जो बेसिकली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या ओवरऑल सोसाइटी के माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करता है. वो ना सिर्फ करंट जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, बल्कि अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग जनरेशन, जो मैच्योर जनरेशन होती है, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो एजुकेशन सेक्टर इज वेरी सेंसिटिव फॉर एनी कंट्री. सो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन is important, but
Nowadays, competitiveness has been increased due to which we must have a certain processes and control system to meet the challenges of being available in the market or threats for our organization for existence in the market. डेफिनेटली अगर एक मोहल्ले के अंदर 10 स्कूल हैं तो उनके दरमियान एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट है। अब इसी तरीके से अगर एक शहर में 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं तो उनकी अपनी एक कंपेटिटिवनेस है, उनकी अपनी एक टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है। उनमें से मसलन अगर हम देखें कि हमारे पास अगर हम एडमिशंस की एनालिसिस करें कि एडमिशंस का डेटा हमारे पास किस किस्म के बच्चे अप्लाई करते हैं, किस किस्म के बच्चे ज्वाइन करते हैं, किस किस्म के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए हम डिफरेंट इम्प्रूवमेंट एनालिसिस करते हैं। तो उस वजह वो क्यों करते हैं? क्योंकि वी फील कॉम्पिटेंट कंपटीशन इन द मार्केट टू कैप्चर द बेटर माइंड्स बेसिकली। सो दिस should be this challenge will be cut off through the implementation of this particular management strategy. Then learners safety, physical and emotional. Yes, a big challenge and requirement of any education system is basically emotional safety. फिजिकल सेफ्टी तो अपनी जगह पे है, आप डेफिनेटली बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं तमाम एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस, बट इमोशनल सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज बच्चे आजकल की जिस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रस्ट में डेवलप हो रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन ट्रस्ट में उनके डिफरेंट माइंड सेट्स डेवलप होते हैं और वो इमोशन अब बच्चे सेंसिटिव हो गए हैं टू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट, और वो अपनी एज ग्रुप से जल्दी मेच्योर होना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रस्ट. So this is another big challenge to handle by the academic organization. Fourth one is the adequacy of the facilities. Yes, when you are basically looking up the emotional safety, definitely you have the relevant environment or suitable environment for the students to taken care of. इसी तरीके से अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी डिफरेंट डायमेंशंस होंगी. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपके सिलेबस की क्वालिटी, आपके जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी फैसिलिटेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, लेवल ऑफ क्वालिटी, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जा रही है, जो लैब्स हैं, उन सब ये एडुकेसी ऑफ द फैसिलिटीज इज बेसिकली related to the other targets of the other challenges for the education organization. So management standard हमें help out करेगा for the better alignment of the facility. Then standardized practices. Yes. जब हमारे यहाँ particular management system है तो definitely हमारे पास written procedures होंगे and we have to follow the written procedures. और फिर जब हमारे पास recognized management system apply होगा तो डेफिनेटली उसके काउंटर चेक्स भी होंगे, तो वो भी हमें मजबूर कर रहा होगा कि वी हैव टू फॉलो द रिटन प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज. और फिर जब आप रिटन प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को या स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस को या मैच्योर प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसका अपना एक चेंज प्रोसीजर होगा, उसका अपना एक अपग्रेडेशन प्रोसेस होगा. तो ऑल जो भी चेंजेस हैं उनकी एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगी. सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस इज another challenge for the education organization. Plus multiple universities जब एक ही प्रोग्राम के अंदर ग्रेजुएट्स मार्केट में पुट अप कर रही हैं तो डेफिनेटली उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो एक ही रिक्वायर्ड है, बिकॉज इंडस्ट्री में या सोसाइटी में तो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब बराबर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही करते हैं कहलाते हैं, लेकिन हर एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट की कॉम्पिटेंस लेवल में डिफरेंस है. तो उन चीजों को बेसिकली कैटर ऑफ करने के लिए हमारी एक्रेडिटेशन बॉडीज बनी है टू स्टैंडर्डाइज द करिकुलम, टू स्टैंडर्डाइज द बेसिकली अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस. सो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन इज अनदर चैलेंज टू द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज. देन एश्योरेंस ऑफ द एजुकेटर्स कॉम्पिटेंस. यस, अच्छा, फैसिलिटीज में मैंने इसकी थोड़ी सी बात कर ली थी कि बेसिकली जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस की अश्योरेंस, बिकॉज नाउअडेज हम देख रहे हैं ये हमारे
अब जो मैंने जैसे बात की कॉलेजेस एंड स्कूल्स की, कि उनका इस दफा बोर्ड में रिजल्ट जो है वो वीक आया है, तो उसकी कोई वजह है कि क्यों वीक आया। ये बच्चे कल को जब इनमें से कोई उस्ताद बनेंगे, या ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो हमारे नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब अभी रिसेंटली एक कुछ अर्सा पहले आप लोगों की भी नॉलेज में होगा कि पीएचडी ने एचईसी की बाहर जाके धरना दे दिया कि हमें जॉब नहीं मिलती। अब सोचने की बात यह है कि PhD is the highest academic recognition of anybody, और अगर वो हाईली हाईएस्ट रिकग्निशन एकेडमिया के हासिल करने के बावजूद उसको अगर जॉब नहीं मिल रही, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द एकेडमिक सिस्टम बेसिकली, कि जिसने उसको सर्टिफाई किया कि यस ही और शी हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, और रिकॉग्नाइज कर दिया उसकी कैपेबिलिटी को उस बंदे को या उस बंदी को डिग्री देकर, और फिर बाद में इंडस्ट्री या रेलेवेंट एकेडमिया ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि जो हमारी कॉम्पिटेंस हम डेवलप कर रहे हैं और जिनको हम जॉब पे रख रहे हैं, उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप के पास जॉब रिक्वायरमेंट है जिस पे आपको एक लेक्चरर इंडक्ट करना है, और लेक्चरर जो है वो एमफिल की बेस पे भी आप इंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी की सीवी आएगी तो डेफिनेटली आप पीएचडी वाले को प्रायोरिटाइज करेंगे और उसको प्रायोरिटी देंगे कि जी ये डेफिनेटली 4-5 साल इसने ज्यादा मेहनत की है, ही हैज अ बेटर नॉलेज, डेफिनेट होना चाहिए। लेकिन बाद में अगर वो आपके लिए तब तक बन जाए कि वो शायद एक बैचलर वाले से भी नालायक स्टूडेंट हो, तो इस एरा के अंदर ये भी हमारी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि टू फाइंड आउट द effective and efficient competence for our organization. Another challenge is change control of the curriculum. Yes. अब यूनिवर्सिटी लेवल, अब जैसे स्कूल कॉलेजेस लेवल पे सिंगल नेशनल करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से करिकुलम को कंट्रोल किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे ऑक्सफोर्ड का या किसी और एकेडमिक सिस्टम के करिकुलम जो है वो अवेलेबल है, लेकिन एकेडमिशियंस जिन्होंने ये सोचा कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, उसके पीछे डेफिनेटली ये सोच भी होगी कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनमें डिफरेंशिएशन ना हो, इनकी जो कॉम्पिटेंस लेवल हो वो सेम हो। फिर इन्होंने बेसिकली जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी में इनकलकेट होना है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वहां पे सेम कैपेबिलिटी के बच्चे आगे नहीं। तो और फिर ये डेवलपमेंट माइंडसेट्स की जो एज होती है स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की, इसमें ही बिहेवियर्स आपके डिफाइन हो जाते हैं, एटीट्यूड की डायरेक्शंस डिफाइन हो जाते हैं, और वो सारी जिंदगी साथ चलती हैं। तो डेफिनेटली उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये सारे माइंडसेट्स होंगे जो उसके पीछे डेवलप होंगे। इसी तरीके से अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट पे देखें तो हमारे जो आज हायर एजुकेशन कमीशन की डेवलपमेंट से पहले जो करिकुलम्स होते थे वो यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन पे होते थे, तो यूनिवर्सिटी जो चाहे पढ़ाए। इवन यूनिवर्सिटी भी नहीं, जो टीचर क्लास में गया है वो जो चाहे पढ़ाए, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ये जब से हम मतलब यूनिवर्सिटी में, मैं तो एविडेंस हूँ इस बात का कि जब हम किसी भी सीनियर फैकल्टी मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि जी यू हैव टू फॉलो दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू डिलीवर दीज कंटेंट थ्रू दीज टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो अभी भी लोग रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि दे feel themselves as competent as a particular curriculum is, but a program designer, program manager या curriculum controller जो होते हैं या regulatory bodies जो होती हैं जो curriculum define कर रही होती हैं, उनके पीछे एक पूरा mindset होता है जो help out करता है। So change control is another challenge to the academic organization, खास तौर पे अब जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी लेवल पे उनमें तो इतना नहीं है, लेकिन जो नॉन एक्रेडिटेड काउंसिल्स के प्रोग्राम्स हैं उनमें ये बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इसी तरीके से स्कूल कॉलेजेस लेवल पे भी स्टैंडर्डाइजेशन की भी मसाइल हैं और करिकुलम कंट्रोल की भी मसाइल। सो जब आप करिकुलम कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस के एजुकेटर्स एंड टीचर्स भी
आपको चाहिए होंगे और डेवलप भी हो रहे होंगे, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उनकी अलाइनमेंट भी एक चैलेंज बन जाएगी. So this is another challenge to be controlled through certain management systems. Then integration of the skill orientation. मेरे ख्याल में थोड़ा हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं. Integration of the skill orientation क्या है? Skill orientation is basically reflection and integration of the individual's concept with the curriculum. कि मसलन मेरी अपनी एक कॉम्पिटेंस है, मेरा अपना एक माइंड सेट है सर्टेन कंटेंट्स के बारे में, बट थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिमांड कर रही है. इसी तरह से मेरा स्किल सेट या मेरा एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर कंटेंट की एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट है, और जिसने किताब लिखी है या जिसने कंटेंट डिजाइन किया है उसका स्किल सेट एंड उसकी एप्लीकेशन या एक्सपीरियंस डिफरेंट है. सो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ द स्किल ओरिएंटेशन ऑफ द डिजाइनर एंड द डिलीवरर जो होता है या फैसिलिटेटर जो है, उसमें इंटीग्रेशन होना भी बहुत जरूरी है. बिकॉज बच्चा जो जब खुद पढ़ के एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा तो उसको डिफरेंट डायमेंशन मिलेगी, डिफरेंट अप्रोच नजर आएगी. हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमें हमारी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है जैसे हमारे यहाँ ट्यूशन कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर है या अकेडमीज के कल्चर, तो वहां पे हो सकता है जो फैसिलिटेटर्स हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेके चल रहे हैं. सो बच्चे को अलाइन होना में मुश्किल पेश आ सकती हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ द स्किल सेट ऑफ आवर डेवलपर एंड द एजुकेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. Yes, is another challenge. मसलन जैसे अब यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन कमीशन इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करती है, CQI के कॉन्सेप्ट्स हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, या कॉम्पिटेंस ओरिएंटेड एजुकेशन शुरू हो गई है. तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करने के लिए भी आपको सिस्टम रीडिजाइनिंग करनी पड़ती है, traceability define करनी पड़ती है. So compliance with the regulatory requirements is also being changed and difficult to handle. इसी control staff attrition. ये हर जगह पे चैलेंज है हर ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें डिफरेंट सोसाइटल एंड कल्चरल पैरामीटर्स भी हमें सामने रखने पड़ते हैं. इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट और उनके माइंडसेट को भी सामने रखना पड़ता है. सो दिस इज वेरी वास्ट एरिया टू डिस्कस बेसिकली कि हाउ वी कैन कंट्रोल द स्टाफ एट्रिशन. हो सकता है कुछ इदारों के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर हो कि उन लोगों को हायर पेज अट्रैक्ट ना करती हो, उनको रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती हो. लेकिन करंट सिनेरियो में जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल है या फाइनेंशियल सूरत हाल है लोगों की, उसमें डेफिनेटली जो हायर पेज हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, और फौरन से इंसान यही समझता है कि मेरी नीड्स वहाँ पूरी हो रही है तो मुझे जाना चाहिए. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं और डिफरेंट हम उनको क्या कहेंगे, बेसिकली इंस्टिगेटर्स हैं, जो बेसिकली इंस्टिंक्ट्स हैं जो एट्रिशन का बायस बन रहे हैं. So this is another challenge for the organizations. Regular monitoring of the system is another challenge. Definitely जब आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं हो सकेगी. सरप्राइज मॉनिटरिंग तो चलती रहती है, जब ऑडिट आना हो सब अच्छा हो जाता है, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड अपडेशन सिस्टम में नहीं हो जाती. दिस इज अनदर चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड अनदर थिंग इज अडॉप्टिंग रिस्क बेस्ड अप्रोच. ये अब न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि मैनेजमेंट सिस्टम्स ने अडॉप्ट किया और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसको समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट, इट्स अ रिस्क बेस्ड अप्रोच. यानी आप सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके उसके मिटिगेशन प्लान्स ना बनाएं, बल्कि आपकी अप्रोच रिस्क मिटिगेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए. यू मस्ट बी कॉन्शियस एनफ ऑल द टाइम whenever you are conducting a particular activity. जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो you must consider the risk of पढ़ाते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम एक कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, बट देयर इज अ सर्टेन रिस्क कि मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी अप्रोप्रिएट ना हुई तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प ना कर पाएंगे. सो देयर इज अ रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग और capacity building of the learners, yes, student. So we must conscious about the teaching methods.
इसी तरीके से असेसमेंट मेथड्स, अगर असेसमेंट मेथड्स के बारे में हम कॉन्शियस नहीं होंगे और हम कन्वेंशनल असेसमेंट मेथड्स यूज करते रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ रवाज है कि हम स्किल ओरिएंटेड या लैब कोर्सेज का भी रिटन पेपर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का भी हम रिटन पेपर ले रहे होते हैं। तो असेसमेंट मेथोडोलॉजी का अप्रोप्रिएट होना भी इस एक्चुअल कॉम्पिटेंस की असेसमेंट को वेरीफाई कर रहा होता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं अबाउट द डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल। इसी तरीके से अगर हम स्कूल कॉलेज लेवल पे बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ अर्से से जैसे अडॉप्ट किया है कि हम एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट शुरू कर दिए। अब दिस इज द गुड अप्रोच टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और दुनिया जान में ये यूज हो रही है और हमने आंखें बंद करके अडॉप्ट कर लिया, बट वी डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। हमारी फैकल्टी को जो है वो एमसीक्यू बनाना ही नहीं आता, तो हम जो एमसीक्यूज भी बना रहे होते हैं, और अगर आप एकेडमिशियन पुराने पेपर्स स्कूल कॉलेजेस के बोर्ड के पेपर्स भी इवन आप उठा के देख लें तो उसके एमसीक्यू को पढ़ के आपको लगेगा कि स्टेटमेंट कॉपीड फ्रॉम द सिलेबस और उसमें से एक वर्ड को मिसिंग करके आपने एमसीक्यू बना दिया। तो बजाय इसके कि आप कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्म करते इन सर्टेन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, आपने उसको एज इट इज वहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो दिस इज दैट इज नॉट अ राइट वे टू डिजाइन द एमसीक्यू बेसिकली। तो वी अडॉप्टेड द थिंग्स। इसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया है, बट वी डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट और द एक्चुअल एसेंस ऑफ या माइंडसेट उस स्टैंडर्ड का, उसको हमने अप्लाई नहीं किया। सो risk based approach basically make us conscious at all levels in designing, delivering, assessment and improving the system. So this is the new concept and this is very much big challenge in, but even you can say this is the upcoming challenge for the education of girls. तो जो हम EUMS की बात कर रहे हैं basically that help us how to address all these challenges to mitigate. So EUMS है क्या? It's the first ever management system for education services. इससे पहले जब ISO 9001 2000 इंट्रोड्यूस हुआ वर्जन उसका, और फिर इवन 2008 वर्जन भी जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस वक्त उसके साथ पर्टिकुलर गाइडलाइंस डिफाइन की जाती थी। मसलन IWA2 गाइडलाइन जो थी वो बेसिकली एकेडेमिया सेक्टर की थी कि हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म ISO 9000 सिस्टम फॉर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब this EUMS is basically first ever management system for the education sector. यानी वो IWA2 जो था वो गाइडलाइन थी, that is not the auditable standard या that is not the requirement standard. Requirement ISO 9000 की ही होती थी, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट किया जाता था in the light of IWA2। अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली EUMS 21001 2018 को इम्प्लीमेंट करें तो हमारी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाइन हो जाती हैं इवन फॉर द ISO 9000 एज वेल। सो दिस इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर एकेडमिक सेक्टर। प्लस इंप्रूविंग द प्रोसेसेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऑफर गाइडलाइंस मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। जैसे मैंने बात की कि दिस इज बेसिकली अ रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड नाउ। पहले जो गाइडलाइंस होती थी वो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं होते थे, हमें अलाइन करना पड़ता था उसको ISO 9001 के साथ। Plus another big thing is EUMS is basically help the organizations to meet the UN SDG number 4 that is related to quality education. The concept of SDG 4 is basically ensure inclusive and equitable quality education. जो हम पीछे सारी बात कर रहे हैं कि हमें हमारे सिस्टम को रिस्क ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें कंपेटिटिवनेस के ऊपर वर्कआउट करना है, हमने लर्नर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट भी करना है और एक्सीड भी करना है। हमने इतने वर्सटाइल तरीके से सिस्टम को डिजाइन करना है कि वो सोसाइटी को भी हेल्प आउट करे, वो जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको सेटिस्फाई भी करे और उनको हेल्प आउट करे और उनको एक मेच्योर एंड कॉम्पिटेंट मैन पावर प्रोवाइड करे सोसाइटी को। तो ये ऑल जो कॉन्सेप्ट्स हैं
इसी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग एप्टीट्यूड है। जब आप मेच्योर कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट मार्केट में देते हैं तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है टू लर्न न्यू थिंग्स। वो जो कैपेबिलिटी आपने उसमें ट्रांसफॉर्म करनी है वो डेफिनेटली एक अच्छे सिस्टम से जब ग्रेजुएट मार्केट में जाएगा तभी दी जा सकती है। सो दिस EOMS implementation basically help our organizations to meet United Nations Sustainable Development Goal as well. So this is another advantage of this. Then it applies on any type of the organization related to academia. So वो कौन सी organizations हैं वो आगे चल के हम बात करते हैं। मसलन स्कूल लेवल के लिए भी यही सेम स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस के लिए भी यही स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सिटीज में भी यही स्टैंडर्ड है, इवन जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे भी यही स्टैंडर्ड अप्लाई किया जा सकता है। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं उनमें भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया जा सकता है। तो दिस इज द वर्सटैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। Why we need this? Basically, it gives us the sustainable solution to all the challenges faced by the organization. ये हम इसमें काफी डिटेल में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। Second is ISO 21000 focuses on specific interaction between the educational organizations and learner and our other customers, यानी हम interested parties की बात कर। It gives us the guidance on how to deliver quality education, यानी how to design our quality system or academic system, how we can implement, जैसे मैंने बात की कि curriculum designing, lesson plan designing, content control, ये सब डिजाइनिंग लेवल की बातें हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन में टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन रेगुलेशंस, देन असेसमेंट, पेपर डिजाइनिंग, क्वेश्चन designing, question formation, linkage of the question with the particular outcome and the आप कहें कि you can say the content, the alignment with the content and the assessment tool is also very important. Then improvement, that how you can evaluate or analyze the assessment results. क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली डाटा बहुत ज्यादा है बट हमारे सिस्टम्स को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूवमेंट पर्सपेक्टिव का अंदाजा नहीं है, यानी दे डोंट नो द राइट टूल टू यूटिलाइज द डेटा टू एनालाइज इट। अभी जैसे डाटा साइंसेस की फील्ड एक बाकायदा फ्लॉरिश हो रही है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, वो क्या है कि बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि हमारे वी हैव द डेटा, वी हैव द इंफॉर्मेशन, बट हाउ वी विल गेट द फेवरेबल, you can say, or effective information from a raw data. So the tools, अच्छे tools का पता होना, correct tools के implement करना। मसलन हमारे यहाँ analysis जब भी किए जाते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ये किया जाता है कि आप average निकाल लें, average निकाल। अब average is not a right tool in all ways कि हर वक्त आपको average ही अच्छा tool होगा to reflect। मसलन अब learning के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो average learning is not a right reflection of a particular class, because जो जिन्होंने एवरेज से अबव आपके बच्चों ने परफॉर्म किया और मार्क्स लिए हैं उनके दरमियान वेरिएशन इज आल्सो गिव यू सर्टेन मीनिंग्स और गिव यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। इसी तरीके से जिन्होंने एवरेज से बिलो परफॉर्म किया है या नंबर्स लिए हैं, फिर इवन आपकी एवरेज गिवन स्टैंडर्ड से नीचे कहाँ है। मसलन हमारे एकेडेमिया में हम दो किस्म की ग्रेडिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग एंड एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। अब एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम क्या है कि देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड एट 50% और 40% एंड देन यू कैन ग्रेड अबव दैट। और रिलेटिव ग्रेडिंग में ये है कि इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द फैकल्टी मेंबर। अब हो सकता है मतलब हम रिलेटिव ग्रेडिंग में जो एक बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम मिनिमम थ्रेशोल्ड जो एकेडेमिया ने सेट किया होता है कि 50% मार्क्स इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ द स्टूडेंट। तो हम अगर रिलेटिव ग्रेडिंग में उसको कम करके 40% पे ले जाएं तो एक तरफ हम रिलेटिव ग्रेडिंग की मेथोडोलॉजी है उसको गलत डायमेंशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, और राइट टूल की चॉइस और उसको यूटिलाइज करना। Then it basically facilitated organization for
excellence in terms of innovation and social responsibility. ये एक और emerging area है कि हमारी चूंकि इंफॉर्मेशन थ्रस्ट है तो हम सोसाइटी के अंदर अनकंफर्ट देखते हैं, लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो सकता है कि उनके अंदर कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाइज वीक हो। सो if they went through a good academic organization जिसमें अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डेफिनेटली उसके बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल, उसके ग्रेजुएट्स, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे बिहेव करेंगे। तो उससे हमारा ओवरऑल सोसाइटी भी इंप्रूव करेगी और कल्चर भी इंप्रूव होगा। सो बेस्ड, अब ये जो स्टैंडर्ड है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। सो दिस इज एक्चुअली, अभी तक हमने जो बातें की वो सब इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में बात हुई। नाउ दिस इज द एरिया जिस बेस पे ISO 21001 डिजाइन किया गया, यानी जो बिलीफ सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। So number one, engagement of the people. So engagement of the people is basically हमें इसका फायदा क्या होगा? लोगों को अपने सिस्टम में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने प्रोसेसेस में एंगेज करने से। मसलन यू हैव टू रिकॉग्नाइज देयर कैपेबिलिटीज, यू हैव टू एम्पावर देम, you have to give certain recognition of their competence, and you must know the alignment of their competence toward the organizational objectives. So engage, एक होता है इन्वॉल्व करना और एक होता है एंगेज करना। इन्वॉल्वमेंट मीन कि आपने एक पॉलिसी डेवलप की और लोगों को कहा कि जैसे हमने करिकुलम डेवलप किया और फैकल्टी को कहा कि यू हैव टू डिलीवर इट, बट वी डिडंट इन्वॉल्व देम इन द डिजाइनिंग प्रोसेस। तो फिर उनकी ओनरशिप की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी उस फैकल्टी मेंबर की निस्बत जिसको हमने सिर्फ डिलीवरी ऑफ द कंटेंट में इन्वॉल्व किया। सो एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, this is not the first, but the one of the principle of the 21001 is it encourages the engagement of the people. So the benefits to the organization due to engagement of the people, it improves the understanding of organizational knowledge and objectives. Definitely diverse लोग जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो उनको better understanding develop होगी regarding the organizational objectives. They can link to the objectives very well. The creativity is being increased. Definitely जब आप उनको recognize कर रहे होंगे तो creativity, उसमें initiative लेने की पावर बेहतर होगी। इसी के साथ साथ एम्प्लॉइज की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी बिकॉज दे आर ओनिंग द प्रोसेसेस और एक्टिविटीज गोइंग ऑन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम इस प्रिंसिपल को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? मसलन ये जो हम 11 प्रिंसिपल्स अभी स्टडी करेंगे, इन्हीं की बेस पे ISO 21001 डिजाइन किया गया है और इन्हीं को ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कि जी इन प्रिंसिपल को हम इम्प्लीमेंट कर पाए और हमारे एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम या एकेडेमिया जो है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये माइंडसेट डेवलप हो सकता है। So how can you basically enhance the engagement of the people? उसके लिए कुछ मसलन मेरे ख्याल में हमें एक्शंस जो ले सकते हैं डिपार्टमेंट लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। मसलन वी कैन प्रमोट द इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंस एंड कोलैबोरेशन और कंट्रीब्यूशंस। मतलब हाईलाइट करें, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करें जो बेहतर काम कर रहे हैं। So departmental collaboration is another concept to basically enhance the engagement. Departmental collaboration क्या है कि एक दूसरे के प्रोसेसेस को समझें, एक दूसरे के प्रोसेसेस को ऑन करें, लिंक क्रिएट करें, क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली कुछ नहीं कर रहा। दैट प्रोसेस इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो उसका इम्पैक्ट वैसा है। इसके अलावा आप ओपन डिस्कशन ग्रुप्स डेवलप कर सकते हैं, लोगों को एम्पावरमेंट के थ्रू एंगेजमेंट इंक्रीज की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करें टू टेक फियरलेस इनिशिएटिव्स।
to recognize their efforts to through better allocation of the resources. Even you can enable them for self-evaluation as well. That can also help you out for the engagement of the people in the system. तो ये कुछ practical steps हैं जो हम अपनी organization में अगर लें तो we can fulfill the requirements of engagement of the people. Second principle is social responsibility. Social responsibility is for basically sustainable and long-term success, and this is basically assurance for sustainable and long-term success. जब आप इंप्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को ISO 21001 को, तो ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा थ्रू दी ISO स्टैंडर्ड, जो कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी का एक और स्टैंडर्ड है ISO 26000, जिस में प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं कि हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर सोशल रिस्पांसिबल. So इसका इफेक्ट या बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या आता है व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज सोशली रिस्पांसिबल? It improves your reputation into the society. It improves the relationship to the interested parties. It basically help your organization in cost saving, because communication costs को भी आप save कर सकते हैं when you have a good relationship among the society or interested parties. इसी तरीके से you can make more responsible interested parties as well. And also you can, जब आपका relationship society के साथ या environment के साथ ठीक होगा तो definitely you can better able to retain the good staff or competent staff as well. इसके लिए हम social responsibility के लिए क्या actions ले सकते हैं हमारे organization के अंदर? तो we have पहले level पे तो we need to take enhance the awareness and social competence. Then we must have a written code of conduct toward the sensitization of our organization for the society, plus alignment of the management practices is another workable action for the improvement of the social responsibility of the organization, plus to sensitize the actors of the organization for the caring of the surroundings. यानी आप अपने लोगों को सेंसिटाइज करें कि जो आपकी इर्द गिर्द सराउंडिंग है, मतलब एक बंदा अपने ऑफिस को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्शन करे, उसको बेहतर मैनेज करे, अपने डिपार्टमेंट में एक दूसरे लोगों के साथ बेहतर बिहेव करे, उस कॉलेज स्कूल या सोसाइटी जिस सेक्टर के अंदर वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वो अपने उस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, उसकी सोसाइटी की, उनके लोगों की बेटरमेंट के लिए कोई इन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहे, तो एक लिंक क्रिएट होगा सोसाइटी के साथ और वो ओन करेंगे आपकी एग्जिस्टेंस. सो दिस इज द अनदर प्रिंसिपल फॉर दैट इज बेस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ISO 21001. थर्ड इज डाटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. यस, अब हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं डिफरेंट चैलेंजेस की, इंटरेस्टेड पार्टीज की, और उनको इन्वॉल्व करने की अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर. जब आप डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट माइंडसेट्स, इवन डिफरेंट लोगों को भी एक ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन और राइट्स प्रोटेक्शन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो एनवायरनमेंट वेयर ऑल इंटरेक्ट विद द कॉन्फिडेंस. सो उन लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यस, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और अगर कोई रिजल्ट गलत आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आपको ब्लेम करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं होगा कि जो ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ही हम हाईलाइट करेंगे कि जी ये इसकी वजह से ये फेलियर हुआ. तो दी और तभी फिर प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में डाटा सिक्योरिटी एंड उसकी प्रोटेक्शन का माइंडसेट अवेलेबल. मसलन आप इससे आपकी बेहतर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द चेंज को इम्प्रूव कर सकेंगे आप इसके थ्रू. इसके अलावा अगर आपकी डाटा प्रोटेक्शन प्रोसेस डिफाइंड होगा तो डेफिनेटली डाटा लॉसेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूटर है उसको कॉन्फिडेंस तो दे ही रहा हो. इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब हम अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर लें, अथॉरिटीज को डिफाइन कर लें, रूल्स ऑफ इंटेग्रिटीज को डिफाइन कर लें,
और क्लियर पॉलिसी दें ऑफ द सिस्टम ब्रेकअप कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है और किससे क्या लेवल ऑफ इंटेग्रिटी रिक्वायर किया जाए। मसलन जैसे डिफरेंट टूल्स हैं हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी और इसका अपना एक ISO का स्टैंडर्ड भी है फॉर द डाटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजनरी लीडरशिप। एक लीडरशिप अपनी जगह पे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट विजनरी लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप का होना तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कोई ना कोई लीडरशिप तो होगी और उनका एक अपना पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। बट विजनरी लीडरशिप जो है वो ये है कि उन दे आर मोर सेंसिटाइज अबाउट इन्वॉल्विंग द ऑल स्टेक होल्डर फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन, for establishing the organization, for defining the objectives of the organization, for working the betterment of the organization. So the visionary leadership जहाँ पे available होगी definitely वहाँ पे effectiveness increase होगी of the objective achievement। यानी efficiency तो हर एक की है हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो आउटपुट तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है लेकिन वो इफेक्टिव आउटपुट क्रिएट नहीं कर रहा ड्यू टू द लैक ऑफ द विजनरी लीडरशिप। तो विजनरी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट की बेस पे उसको वैल्यू सिस्टम का पार्ट बना के ये स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। अब आप विजनरी लीडरशिप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या लीडरशिप को विजनरी बना कैसे सकते हैं। मतलब यू हैव टू टॉक एंड कम्युनिकेट अबाउट द विजन मिशंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी लोगों को बताएं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। So the people of the organization must know the direction of your organization and they will be sensitized, even you are also feeling sensitized yourself कि जी आप किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से that helps you out to develop basically sustainable solutions for your system। इसी तरीके से it will create a quality culture in your organization, so that also help out the visionary leadership as well। Next principle is the relationship management। So relationship management is another area अब जहां पे लोग करेंगे और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यानी हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे फैकल्टी एंड टीचर्स के फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। मसलन अगर आज से 20-25 साल पहले देखा जाए तो जो रिलेशनशिप उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक डेवलप होता था रिस्पेक्ट का, वो आज कम हो गया बिकॉज ऑफ कि जी हम थ्योरी पे बहुत ज्यादा चले गए और प्रैक्टिकली हम रिलेशनशिप पे कोई काम नहीं कर रहे। मसलन फैकल्टी मेंबर ये सेंसिटाइज नहीं कर रहा, इसको विजुअलाइज करने की भी कोशिश नहीं कर रहा कि उस्ताद का मकाम क्या है बेसिकली, और स्टूडेंट जो है वो भी जस्ट एक फैसिलिटेटर के तौर पे उस फैकल्टी मेंबर को ट्रीट कर रहा है कि जी इसका काम सिर्फ मुझे डायरेक्शन की तरफ लीड करना है, इसका मेरे साथ कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन डेवलप करना नहीं। सो दोनों तरफ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। सो this ISO standard work on this and give the tools and techniques for the better relationship management। And if your organization have a better relationship management, then the performance of the organization is being enhanced, and it will develop the common understanding of objectives and values, and even it gives you the better basically supply chain control in between the information transformation। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम अपनी जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे मैंने बात की कि हमारा स्टूडेंट या लर्नर है, फैकल्टी मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इवन हमारा जो माली है, हमारी टॉप मैनेजमेंट है, हमारी सोसाइटी है, सराउंडिंग्स हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, अलुमनाइज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं। यानी आप जितनी ज्यादा बेहतर इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इतना बेहतर आप अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। यानी उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब आप
बेहतर इंटरेस्टेड पार्टी को और रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी को आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके लिए वर्कआउट भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगी। फिर जब आप वर्सटैलिटी ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बेहतर आइडियाज डेवलप हो सकते हैं और ज्यादा लोगों को अपनी प्लानिंग सिस्टम्स में डेवलप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स यू कैन टेक अप फॉर द improving the relationship management, and ISO 21001 helps you out for the relationship management as well. Then focus on the learning and other benefits. Yes, when you have a defined management system of the organization, मतलब ये स्टैंडर्ड आपको हेल्प आउट करता है कि जो लर्नर है या स्टूडेंट है उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई आप बेहतर तरीके से करें, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सिस्टम को डिजाइन करें। मसलन लेसन प्लान्स अगर रिटर्न नहीं होंगे, डिफाइंड नहीं होंगे, तो हाउ एनीबॉडी आइडेंटिफाइड के कंटेंट जो डिलीवर किए जा रहे हैं वो रिक्वायर्ड भी हैं इस पर्टिकुलर लेवल के लिए या नहीं, या वो इफेक्टिव भी हैं या नहीं, और क्या वो नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं जो रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं करिकुलम के अंदर या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम एज एन एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी। तो सिस्टम डिजाइनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो हमें हेल्प आउट करता है टू फोकस ऑन द लर्नर्स रिक्वायरमेंट एंड अदर बेनिफिशरीज में ये बाकी सारे आ जाते हैं, सोसाइटी एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स वगैरह। इसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब हम कम्युनिकेशन पॉलिसी को बेटर करें, हम बेहतर प्लानिंग सिस्टम बनाएं, बेहतर करिकुलम डिजाइनिंग, लेसन प्लान डिजाइनिंग या डिलीवरी डिजाइनिंग को हम डेवलप करें। इसी तरीके से हम प्रोसीजर्स डिजाइन करें टू बेसिकली find out the effectiveness of the teaching and assessment method. So this is one of the key area of ISO 21000 जिसमें आपको ये help out करता है to increase the to highlight the focus of the learning. Then evidence-based decision making is another principle or essence of this particular standard. This standard helps you out to manage the data and help you out to basically utilize that particular data for effective decision making. मसलन इसके लिए आप क्या एक्शंस ले सकते हैं फॉर द बेटर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए कि आप अपने सिस्टम के अंदर डाटा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करें, डाटा रिकॉर्डिंग मेथड्स को डेवलप करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सस्टेनेबल एनालिसिस या सूटेबल टूल्स फॉर अ पर्टिकुलर एनालिसिस इस्तेमाल करें। इसी तरीके से करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट्स, करेक्टिव एक्शन माइंडसेट के साथ आप या प्रिवेंटिव एक्शन प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करें, दैट विल हेल्प आउट टू बेसिकली इम्प्लीमेंट द एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसका फायदा आपके सिस्टम को क्या होगा कि आपके प्रोसेसेस इम्प्रूव करेंगे ग्रेजुअली, डेफिनेटली जब केपीआईज होंगे तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके सामने आ रहे होंगे एंड यू कैन टेक एक्शंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम, और स्टैटिस्टिकल डेटा की बेस पे आप ट्रेंड्स की बेस पे अपने डिसीजंस को ले सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं कि व्हाई यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर डिसीजन। इट इम्प्रूव्स द असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, इट इम्प्रूव्स द organizational achievement path towards the objective, basically help the organization to better to demonstrate the decisions of the organization. Next principle है process based approach. जितने management standards हैं basically उनका ये basic principle है कि जो भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं प्रोसेस बेस्ड अप्रोच की बेस पे। मसलन प्रोसेस बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि मोस्ट फेमिलियर जो टूल इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोसेस बेस्ड अप्रोच इज बेसिकली पीडीसी, प्लान डू चेक एंड एक्ट, डैमेज साइकिल जिसको बोलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द टूल। अनदर टूल यू कैन यूज फॉर द बेटर प्रोसेस अप्रोच इज सीपॉक, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है कि सप्लायर है, देन इनपुट्स हैं, देन प्रोसेस होता है, देन आउटपुट है,
एंड देन कस्टमर है। तो हम एकेडेमिया के अंदर भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप हम कहें कि जी दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग टूल और हम इसको सप्लाई चेन का टूल है और हम इधर एकेडेमिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इट। सप्लायर कौन है? प्रोसेस ओनर से पहले जो प्री प्रोसेस है, दैट इज वन ऑफ द सप्लायर। द society, the colleges are the supplier for the university, the schools are the supplier to the colleges basically। इसी तरीके से इनपुट्स क्या होंगी? इनपुट्स होंगी द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेजुएट जिसको आप एडमिशन दे रहे हैं, उसको कॉम्पिटेंस लेवल। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ एकेडेमिया, जो आप अपना करिकुलम डिलीवर कर रहे हैं, और एजुकेशन का सिस्टम जो आपका है, डिलीवरी का, असेसमेंट का, रिकॉग्निशन ऑफ द कॉम्पिटेंस का, ये है प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस। आउटपुट क्या है आपके कि जो आप सर्टिफाई करते हैं सर्टेन लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, यानी ग्रेजुएट को डिग्री देके आपने फारिग किया, दैट इज आउटपुट ऑफ योर मेन प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द रिजल्ट कार्ड और द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज द आउटपुट। एंड कस्टमर्स कौन है? अब ये जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ये सब आपके कस्टमर्स हैं टू यूटिलाइज दैट कॉम्पिटेंस that is being recognized by your institution। So this is one of the approach or tool used in academia as well for the process, adopting the process based approach। इसी तरह SWOT analysis आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए आप प्रोसेसेस डिजाइन करते हैं, यानी फ्लो चार्ट्स डेवलप करते हैं, उनकी सर्टेन आउटपुट्स रिकॉर्ड होती हैं, उनकी बेस पे केपीआईज डेवलप कर रहे होते हैं, उनके पैरेलल में आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस डेवलप की होती हैं। तो process based approach is basically encompasses the overall system design of your organization। Next है accessibility and equity। means के your system must reflect the transparency, accountability and flexible to address the needs of the interested parties। so इसका फायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा कि we can able to attract a wider range or wider pool of the students। यानी अगर आप अपने एडमिशन के एनालिसिस करें कि किस किस कॉलेज के बच्चे आपके पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आते हैं, किस किस स्कूल, किस किस बैकग्राउंड के बच्चे आपके पास आते हैं, तो इफ व्हाट टाइप ऑफ नीड्स और व्हाट टाइप ऑफ बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दी हम उसको कहेंगे कि जो बच्चा इंटरेस्टेड हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, उसके पीछे उसका माइंडसेट, उसका कॉन्सेप्ट या उसकी मोटिवेशन क्या है, वो आपको हेल्प आउट करेगी बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। मसलन अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे या हम हमारे एकेडेमिया के अंदर आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बहुत ज्यादा बात होने लग पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि जब से अंग्रेजों ने ओबीई का नाम दिया तो हमने इनकॉर्पोरेट किया। अदरवाइज अगर हम अपनी 60s 70s की एजुकेशन पॉलिसीज को पढ़ें तो दैट आर डिजाइन्ड बेस्ड ऑन द आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब तक अंग्रेजी में हमें कोई बात ना समझाई जाए तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। इसी तरीके से लर्न अभी न्यू मेथोडोलॉजीज में लोग बात कर रहे हैं कि टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन की बजाय लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज करना चाहिए। So this will also increase the equity of your institution। Plus organizational branding शुरू हो गई है अब। This is one of the tool you can use for the basically increasing the accessibility and equity of your organization। इसी तरीके से जो pedagogical support है to the learner, that will also help you out or your organization for increasing in this particular or implementing this particular principle in your organization। Next principle है ethical conduct। अब जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल कंडक्ट को अलहदा से डील करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यू आर सेंसिटाइज अबाउट सराउंडिंग्स बट यू आर डिस्ट्रक्टिव फॉर दैट। सो उसको कैटर ऑफ करने के लिए मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स अब एथिकल कंडक्ट के ऊपर भी बात करना शुरू हो गए हैं और हेल्प आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को टू बेसिकली प्रोड्यूस एन एथिकली स्ट्रॉन्ग output of the organizations। Masalan, you need to avoid the conflict of interest। This will help the organization to reduce losses, to retain the good mindsets, to basically help organization। जैसे अभी हम यूनिवर्सिटीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसीज बनाते हैं, तो दैट आर बेसिकली पार्ट ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
स्कूल्स में हम डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करते हैं, तो दैट आर फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ एन एथिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और लर्नर। इसी तरीके से हम सेंसिटाइज करते हैं अपने सिस्टम को, मतलब अवेयरनेस सेशंस के थ्रू, टू अलाइन देम टू एसोसिएट the learners and the interested party to our organization. Discipline systems जो develop की जाते हैं, that are part of this part and parcel or the tool for this particular implementation of this particular principle of ISO 21001. लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कॉन्टिन्यूअल। अब कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता था, कॉन्टिन्यूअस इज अ लीनियर ग्रोथ, और कॉन्टिन्यूअल जो है इट्स अ सस्टेनेबल ग्रोथ, बेसिकली इंक्रीमेंटल ग्रोथ इसको हम बोलते हैं, कि आप एक इम्प्रूवमेंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको मेजर करते हैं कि इज इट सूटेबल और एक्चुअल इज इट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम और नॉट। तो फिर आप अगले इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो इट बेसिकली continual improvement help out to organizations to increase the satisfaction, to improve the processes, to sensitize the system to better to react the changes in the environment। और जरूरी नहीं है कि आप incremental growth भी रहें, but sometimes your system need a breakthrough type of improvement as well. So continual improvement basically cater of all type of improvements in your system। अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे मैंने पीछे KPIs की बात की, ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तो ऑब्जेक्टिव्स अगर मेजरेबल होंगे और वो मेजर हो रहे होंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप हो रहे होंगे, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, करेक्टिव एक्शन का आपके सिस्टम डेवलप होगा, तो डेफिनेटली आपकी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होगी सिस्टम में। So these are the 11 basic principles on the basis ISO 21001 is basically being designed and developed. Scope of development की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि this is for all type of organizations। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए है, ये स्कूल कॉलेजेस के लिए है। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट या नॉलेज डेवलपमेंट एंड डिलीवरी हो रही है, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए काम हो रहा है, वहां पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया जा सकता है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क ऑफ EUMS ISO 21001। These are the clauses 0, 1, 2 and 3। These are basically non-requirement clauses। क्लॉज नंबर 4 से लेके 10 तक जो है ये रिक्वायरमेंट क्लॉजेस हैं। बेसिक माइंडसेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। एंड ये जो 2 वे आपको एरोज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि द लीडरशिप इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। इसकी बेस पे तमाम इंटरेक्शंस डेवलप होंगी और डिजाइनिंग्स होंगी। दिस इज बेसिकली द ISO 21001 सिस्टम डिजाइन, और इसी में आप अपनी सारी एक्टिविटीज को अलाइन करते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा तो फिर अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसके लिए बाकायदा 3, 4, 6 घंटे का या 5, 2-3 दिन का हमें वेबिनार करना पड़ेगा। अब ओवरव्यू आपको देता हूँ कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द कमिटमेंट ऑफ द लीडरशिप। मसलन आप कमिटमेंट को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी पॉलिसी या सर्टेन पॉलिसी डेवलप हो that your organization and leadership is conscious for the quality management of the organization. Roles and responsibilities and authorities defined होंगी, तो consciousness and association of your leadership is being recognized. Second level पे फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली आप यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप उसको कैसे टेक अराउंड करेंगे। तो वो जितना बेहतर डिजाइंड होगा, यानी लीडरशिप जितनी कमिटेड होगी, वो इतनी बेहतर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन करेगी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और आप स्कोप डिफाइन करेंगे कि हमने अपने इस स्टैंडर्ड को किस एरिया में इंप्लीमेंट करना है। थर्ड लेवल होता है प्लानिंग।
अब आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 21000 क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, फॉर एनहांसमेंट ऑफ द बेटर डिसीजन मेकिंग, फॉर एनहांसमेंट ऑफ द continual improvement, for better alignment of the objectives and the delivery of the contents। इसी तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स की एंड अपॉर्चुनिटी करेंगे, उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन होगी और सिस्टम को एजुकेट करेंगे कि यस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ISO 21001 or we are developing a management standard for our organization। So these all are the steps for the planning phase। फोर्थ फेज आता है एग्जीक्यूशन का। उसमें आप अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे। मसलन आपने लेसन प्लान तो डिजाइन किए कि जी लेसन प्लान्स आर डिजाइन टू कंट्रोल द कंटेंट एंड डिलीवरी मेथड्स, लेकिन एग्जीक्यूशन में वैसा डिलीवरी हो जाएगा नहीं, तो फिर आप अपनी एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन एंड डेवलप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उनके कंट्रोल मैकेनिज्म्स डिफाइन करेंगे। यानी ऑपरेशनल प्लानिंग इज बेसिकली योर डू लेवल। चेकिंग मेथड्स यानी कि असेसमेंट मेथड्स आप डिफाइन करेंगे, डिफरेंट मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट्स, KPIs डिफाइन कर रहे होंगे, इंटरनल मैनेजमेंट रिव्यूज एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट्स कर रहे होंगे, इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करेंगे। सो दिस इज द fifth level of implementation of a particular for the development of EOMS or management system। And sixth level is basically डैमिंग साइकिल का एक्ट है, जो कि इम्प्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के जो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, जो इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम है, या कोई एनोमली सिस्टम में क्रिएट होती है, यू हैव हैंडल्ड इट एंड make correction in your system। So this is the treatment of non-conformities method। So this is the approach of implementation of ISO 21001 or ISO 9000 even in your organization। बेनिफिट्स क्या हैं? हम इतने ज्यादा बेनिफिट्स की बात कर चुके हैं कि सिस्टम अलाइन हो जाएगा, बेटर क्वालिटी एजुकेशन होगी। इन शॉर्ट अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जितने चैलेंजेस हैं हमारी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस को, वो सारे इसमें एड्रेस हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की ये है ISO 101 की, कि बाकी स्टैंडर्ड्स जो डेवलप किए गए हैं मैनेजमेंट के, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये आपको ना सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है बल्कि आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मसलन an XRA of this particular standard is identify the requirements required for a particular childhood early childhood education। मसलन छोटे बच्चों की जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, मॉन्टेसरीज हैं, तो वहां पे बच्चे को अब रोता धोता बच्चा आएगा तो उसको हैंडलिंग डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी में एक बच्चा एंटर होता है तो उसकी हैंडलिंग डिफरेंट है। सो देयर आर पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मसलन डे केयर जो है वहां पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता है। तो उन बच्चों का प्ले एरिया, एजुकेटिंग इक्विपमेंट इज इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू द फैसिलिटेटर, क्योंकि वो तो जो फैसिलिटेटर्स हैं डे केयर में, या वो तो जाने पहचाने नहीं है उस बच्चे के। सो इस वजह से उनकी अलाइनमेंट, उनकी एसोसिएशन का मुश्किल है। लेकिन खिलौने अगर एजुकेटेड होंगे, वो उस तरह की एनवायरनमेंट होगी बच्चे को जिसमें वो सेल्फ लर्न करेगा, तो या फेवरेबल होगी, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो एनेक्सर ए में डिफाइन की गई हैं। एनेक्सर बी बेसिकली गिव्स यू द आउटलाइन ऑफ द प्रिंसिपल। ये जो अभी मैंने आपको प्रिंसिपल डिफाइन किए 11, इनकी अलाइनमेंट देता है कि हाउ दीज आर बीन बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड और ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO 21001। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर वेबिनार। थर्ड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाइज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है। ये सब इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। हाउ दे आर बीइंग क्लासिफाइड, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डायमेंशंस पे, हाउ यू कैन हैंडल देम, ये आपको एनेक्सर सी हेल्प आउट करता है। एनेक्सर डी आपको कम्युनिकेशन, हाउ डिड यू कम्युनिकेट विद दीज इंटरेस्टेड पार्टी, और किस लेवल पे कौन सी इंटरेस्टेड पार्टी का क्या रोल होता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और कितना सेंसिटिव रोल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफाइन किया गया है। एनेक्सर ई इज basically guidance कि what type of processes should be documented।
in the academic organization? How did you measure the particular processes, and what type of tools that are being effective in the academic organization? जैसे मैंने आपको SWOT analysis की बात की, CPOC की बात की, PDCA की बात की, या statistical process control मैंने जैसे एवरेजेस की बात की कि कहाँ पे एवरेजेस हैं, कहाँ पे मोड आपको मोस्ट फेवरेबल होगा, कहाँ पे आपको कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे. So these type of tools are being defined and aligned with the measurement methods and the processes of the organization. So Annex E helps you out in this perspective. Annex F is basically give you the example of mapping to regional standards. ये different European standard में transform हुआ है. या हमारे यहाँ अभी तक जो हमारी एक्रेडिटेशन अपना स्टैंडर्डाइजेशन काउंसिल है PSQC है, उसने अभी तक इसको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया. ट्रांसलेट करता अगर पाकिस्तान में ISO 21001 को, तो फिर वो मैप करता एनेक्स F के अंदर. एनेक्स G जो है ये बेसिकली आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन. जैसे मैंने एक चैलेंज बताया कि जो फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी ऑफ द लर्नर्स और द स्टूडेंट है, उसके बारे में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड. So these are the additional annexes available in ISO 21001. So this is the standard, how comprehensive it is for the particular organization. ये बताने की कोशिश. अब आता है स्टेप के हम how we can implement this particular standard and how we get being certified for this standard. So मेरे ख्याल में इसके लिए मेरे से ज्यादा suitable जो है, you can contact TUV Gulf and Asia for implementation, helping and consultancy and certification process. So that's it from my side. Now, either TUV want to talk something or the question answer session may be started. So hand it over to the host. Hello, Assalamu alaikum, Sir Vikas. Welcome, assalam. Ji, sir, there's a question in the chat box. Will you please like to answer that? Okay. Yes, Mohammed Faisal asked about the question that do our companies वैसे साहब का सवाल है कि जी CRF based educational projects or as compared with the SDG 4. अब ये CRF based education projects क्या होते हैं, ये अगर elaborate करें तो. Okay, CSR, that's the whole है, इसलिए confused होगा. Corporate social responsibility, yes, you can implement this system because you are sensitizing the society for to become sensitized for the importance of the education. Definitely, your organization must implement it, and this will help you out basically more organized approach towards the
basically more comprehensive and अब मैं इसको क्या कहूँ कि कॉर्पोरेट सोशल सिर्फ एक टारगेट है आपका कि आपने सोसाइटी को सेंसिटाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड वे में सेंसिटाइज करेंगे, आपके प्रोसेसेस बेटर डिजाइन होंगे, अप्रोचेस डिफाइंड होंगी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिफाइड होंगी, तो आप बेहतर उनको गाइड कर सकते हैं, बेहतर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन. तो डेफिनेटली ISO 21001 विल हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड. जी, any other question? People are thanking rather questioning, so thank you very much for you all to basically remain conscious and giving me the chance to deliver on that. Which assessment tool or method is defined in the ISO 21001 to cover the risk-based approach? Yes. ISO 21001 basically देखें जो process approach है, this is also a tool for the risk-based approach. Process approach क्या है? Process approach ये है कि whatever you are executing or processing in your particular system, you have a plan for that. यानी आपके पास written SOP होना चाहिए और उसी को follow करें आप, और वो better defined हो, फिर उसी की execution को आप assure कर रहे हो, फिर उसी की एग्जीक्यूशन की इफेक्टिवनेस को असेस कर रहे हो, यानी चेक कर रहे हो एंड देन इंप्रूव कर रहे हो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर assessment of the process. So PDCA is one of the tools for mitigating the risk, to reflecting the risk based approach. क्योंकि processes अगर document होंगे तो ये आपकी standardized delivery को assure कर रहे होंगे. इसी तरीके से एकेडेमिया के अंदर जो हमारा लेसन प्लान रिटर्न अगर अवेलेबल होगा, तो दिस इज अनदर टूल टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और मिटिगेटिंग द रिस्क एट द डिलीवरी लेवल ऑफ द कंटेंट. इसके अलावा आपके स्टैंडर्डाइज करिकुलम्स होंगे, प्रोग्राम डिजाइंड होंगे, तो डेफिनेटली दैट इज अनदर टूल और गाइड फॉर द मिटिगेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क बेस्ड अप्रोच. इसी तरीके से अगर आपका प्रोसेस डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपके KPIs अलाइंड होंगे, तो वो जो KPIs की अलाइनमेंट है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट गिव्स यू अनदर assurance for that your system is being risk based और risk oriented mindset. इसी के अलावा SWOT analysis is another tool. CPOC is another tool for the for implementing the risk based approach into the ISO 21000, even any other management standard as well. So TUV team is basically yes, TUV team shared their email addresses and contact number as well, and you can contact me as well through TUV definitely. If you don't have any other questions, so we can conclude here. Thank you so much, Sir Waqas Malik. This session was quite informative for us as well, because definitely everyone it's not aware about every ISO standard, because there are about 24,000 standards. So thank you so much for this. But I want some suggestions for the people who have appeared as participants in this webinar, that there were around about 150 registrations, लेकिन सिर्फ around about 18 लोगों ने ये ज्वाइन किया. So can you people please give us suggestions कि हम लोग और लोगों को कैसे engage कर सकते हैं, especially people from academia, so that हम लोग इस session को एक बार फिर कर सकें after like the next coming Saturday. Any suggestions?
Ji, Assalamu alaikum. I'm Shazia from Comsas University. Walaikum salam, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Actually, I was attending your session. It was very informative, and we are very much interested to implement this standard in our university because we have already been obtained. We have obtained 2015 standard, and it was implemented in our campuses. Actually, we are having 7 campuses. I was interested to know the difference between them, and what would we have to do the exercise. क्या हमें दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा जैसे हमने उसके लिए किया था, या हमारे ऑलरेडी सिस्टम्स जो हैं वो इन प्लेस हैं और वी आर इम्प्लीमेंटिंग देम. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS जो है वो हमारा ऑलरेडी इन प्लेस रहते हैं थ्रू दिस स्टैंडर्ड. और आई थिंक दैट इज द मेन रीजन कि बहुत सारे एकेडेमिया से जो है वो लोग नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सके. दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशंस जो हैं वो लोगों के साथ कंडक्ट करवाएं अक्रॉस यूनिवर्सिटी एंड थ्रू HEC. आई थिंक HEC इज मोर इंटरेस्टेड, और वो अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी को इस चीज़ पर गाइडलाइंस देता है तो हम ज़रूर उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो आप लोग अगर इस स्टैंडर्ड को करवाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज इसको अपने यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप HEC के थ्रू जरूर आए. थैंक यू. Okay, thank you so much, ma'am, for this suggestion. Like हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली वेबिनार्स करवाते होते हैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने हर 15th सैटरडे के ऊपर. तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन इसकी जो थी वो 150 अबव थी, बट अनएक्सपेक्टेडली ओनली लाइक 15 people joined. So I know it's Saturday, but still we preferred more people could join because this session would be helpful for academia, like schools, colleges, and universities ke liye. So regarding this, I hope people can give us good suggestions so that we can increase the number of people who can attend these webinars. Can I comment on Ma'am Shazia's feedback? Yes, I am there. Okay, Ma'am Shazia, good to see you from Comsat University. जहाँ तक बात है कि yes, this standard is very much aligned with ISO 9001. That is just like ISO 9001 standard, but this is more elaborative and helping for the implementation of outcome-based education concepts and translating the journal management concepts into the academic definition. तो ये ISO 21001 क्योंकि स्पेसिफिकली एकेडेमिया के लिए डिजाइन किया गया, तो ये ज्यादा बेहतर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर डिजाइनिंग, मैनेजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट सिस्टम. तो जो हमारा ISO 9001 है, मतलब ISC जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज आल्सो एन ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोग तो 21001 जो है वो इंटीग्रेट 9001 के साथ, बिकॉज बोथ आर बीइंग डेवलप्ड ऑन बेसिकली हायर लेवल स्टैंडर्ड जो एनेक्सर है ISO का, जिसकी बेस पे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए. So it's really good if your organization is ISO 9001 certified, so they can easily shift toward the 21001, and it will improve the effectiveness of your management system basically. Thank you very much for your suggestions. I would definitely, actually, we are in the process of preparing the proposal for this, and hopefully we will go through it, and we will contact you very soon, inshallah. Oh, thank you.
I would like to add one more thing in the end of the session, that अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट में ये स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो TUV GA is available for that, because हम लोग ISO certifications करते हैं, and TUV GA will always be available for the trainings part, the courses part, registration, and for ISO certifications. So we'll warmly welcome all the QECs from the institutes. You can leave us message, plus you can also leave us an email. I've shared the email. So anything else that anyone wants to ask from Sir Waqas Ahmed Malik? And thank you, Sir Waqas. Thanks a lot कि आपने Thank you very much, one TUV time team. request पर जो है इतना Always comprehensive welcome. Always welcome, and I'm always ready to basically contribute what I have learned and what I have experienced. I'm really honored and thankful to TUV team for giving me this opportunity to talk. And I think Sir Nadeem is there, your CEO. He sent a message. Walaikum assalam, Nadeem bhai, assalam alaikum. वकास सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने अपनी राय से भी नवाजा और अपना आपने जो भी स्किल्स थी वो ट्रांसफर करने की कोशिश की। जैसा कि मैं साधना थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो काफ़ी कम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो थी इट वाज मोर देन 150 रजिस्ट्रेशंस। बट जैसे मैडम ने थोड़ी देर पहले एक और बात की, आई थिंक शी वाज फ्रॉम कॉमसेट, ड्यू टू सैटरडे, आई थिंक दैट्स द रीजन, क्योंकि सैटरडेज मोस्टली ऑफ होते हैं और लोग जो है वो अपनी कोई ना कोई कमिटमेंट किए होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो हम लोग ये स्केड्यूल जो है वो चेंज करेंगे ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और हम जो अपना नेक्स्ट सेशन फोकस करेंगे कि हम सबसे पहले अपने जो रीजनल एरिया है हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद, हम इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर सबसे पहले इनको एंगेज करें, और एंगेज करके हम एक और वेबिनार इसी तरह से इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। और उस इंटरेक्टिव सेक्शन में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम फिजिकली जो लोकल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं इनमें या तो विजिट कर सकें या जो भी QEC के डायरेक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली एंगेज किया जाए और उनसे कमिटमेंट ली जाए कि कितने लोग होंगे। तो हम ये आफ्टर 15 डेज इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के नेक्स्ट वीक छोड़ के उस अगले वीक पे हम लोग दोबारा से यही सेशन करें, लेकिन इस दफ़ा सेशन हम लोग सैटरडे को नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कोई और दिन ऐसा रखा जाए जिसमें मोस्टली लोग जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। और इसके बाद जो हमारा दिस इज द फर्स्ट फेज फॉर द ISO 21001, ये बात सब पार्टी, दिस इज द फर्स्ट फेज कि हम लोग सबसे पहले इसको एक फ्री वेबिनार की सूरत में बिल्कुल जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो करवाएंगे, और द नेक्स्ट प्लान इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर वकास के हम इसको एक 3 डेज लीड इम्प्लीमेंटर का एक कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है फॉर 3 डेज, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उन यूनिट्स के लिए, एकेडमिक यूनिट्स के लिए कि जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस स्टैंडर्ड को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग एक लीड इम्प्लीमेंटर का कोर्स डिजाइन किया हुआ है, वो 3 डेज का कोर्स होगा इंशाल्लाह, और उसके लिए हम लोग विलिंग इस लेवल पे भी हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने ही लोगों को सिर्फ जो है स्पेसिफिकली अपने साइट के ऊपर अपने लोगों की ट्रेनिंग करवाना चाह रही है तो हम पब्लिकली भी अनाउंस करेंगे, और अगर कोई इन हाउस करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे। और दिस विल बी द सेकंड फेज कि हम लोग लीड इम्प्लीमेंटर का 3 डेज का कोर्स एक डिजाइन किया हुआ है वो करवाएंगे, एंड द नेक्स्ट फेज विल बी द सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद विलिंग होंगी एंड दे वांट टू गो फॉर द ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी,
सो व्हाट वी विल डू कि हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास ऑडिटर्स मौजूद हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करने के बाद वी विल गो फॉर द सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह। तो ये हमारा रोड मैप है कंप्लीटली के इनिशियली हम लोग जाना चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को जो है उसका स्टार्ट में हम लोग इंट्रो दें, और इंट्रो के बाद हम लोग इसको जो सेकंड फेज में लीड इम्प्लीमेंटर के कोर्स पे जाएंगे, और थर्ड फेज के अंदर हम लोग प्रॉपरली सर्टिफिकेशन के कैसे करनी है ऑर्गेनाइजेशंस की। तो सर आप नदीम, लोग जी जी मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि अबाउट 150 या 200 पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड थे, और मैम अफसा ने ये सेशन रिकॉर्ड भी किया है, तो क्योंकि फ्री वेबिनार्स हैं तो यू कैन शेयर दिस रिकॉर्डिंग टू देम एज वेल। बिल्कुल आप बेसिकली तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है मार्केट में कि इस ये जो नया स्टैंडर्ड एकेडमिया के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, पीपल मस्ट गो फॉर दैट स्टैंडर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस। तो उसके लिए मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग्स हम सबके साथ शेयर करें तो इट वुड सर बी हम गुड वन। इंशाल्लाह हम लोग ये वाली रिकॉर्डिंग अपने YouTube चैनल पर डाल के, और उसका लिंक जो है वो सब लोगों को शेयर करेंगे, जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी, और जो नहीं किसी वजह से पार्टिसिपेट कर सके उनको भी हम लोग ये लिंक इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ताकि लोग जो है वो वर्चुअली कम अज कम जो है इसके ऊपर यस यस ले सकें इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो लोग मजीद इंटरेस्टेड होंगे वो इंशाल्लाह हमारे साथ रब्ता भी करेंगे। एग्जैक्टली। और हमारी कोशिश यही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्पेसिफिकली एकेडमिया, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा लिंकेज है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो मेरी पर्सनली भी यही ख्वाहिश है, और जैसे वकास साहब से एक दो मीटिंग्स में भी डिस्कशन हुई कि वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज काफ़ी नीचे हैं, और हमें जो खास तौर पे क्यूईसी डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, एकेडमिया के अंदर, ये उनकी एफर्ट्स होनी चाहिए कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनली उस रैंकिंग पे लेके आए जहां पे एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन नजर आए। हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हों कि दुनिया में उसका एक नाम हो, और एक अच्छा सेटअप कायम हो हमारे पास। तो ये एक हमारे पास वे आउट, एक बड़ा अच्छा एक हमारे पास चांस है कि हम ISO 21001 को इम्प्लीमेंट करें अपने एकेडमिया के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोग कोशिश करके किसी तरह से सर्टिफिकेशन को भी हम लोग मीट कर पाए उसकी रिक्वायरमेंट्स को, ताकि ये हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये एक चीज ऐड हो जाए कि आवर यूनिवर्सिटी एंड आवर एकेडमिया इज ISO 21001 सर्टिफाइड, जो कि हमारे जो एकेडमिया के लिए स्पेसिफिकली ISO ने स्टैंडर्ड बनाया। तो जो इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, मेरी इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें हमारे साथ चलें, और कोशिश ये करें हम लोग सारे मिलके कि मजीद लोगों को एंगेज किया जाए, मजीद लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, और इन्वॉल्वमेंट के बाद उनको इन्फॉर्म करके हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन जो है दैट विल बी आफ्टर 15 डेज हम लोग। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ सजेशन। मैं शाजिया बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग पे। Recently we are working on impact ranking of Times Higher Education, ठीक है, that is related to SDGs, Standard Sustainable Development Goals। तो हम चाह रहे हैं कि मैं इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो इसमें आपने डिस्कस किया अभी हमारी इस प्रेजेंटेशन में, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि उससे लिंक करती हैं। अगर आप उसको उसके साथ लिंक करेंगे SDGs के साथ, तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर द रैंकिंग पर्पस, और रैंकिंग में उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, और इसको हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन होगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना कोई भी इस मॉड्यूल तैयार करें, उसके अंदर इस चीज को भी जरूर शामिल कीजिएगा। थैंक यू। मैडम शाजिया, हम आपकी सजेशन को वेलकम करते हैं, और मेरे पास इससे एक स्टेप आगे सजेशन ये है, देखेंगे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब हमारे टीम मेंबर मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए जिस वक्त आप सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और सबकी इंटेंशन एक होती है, तो सारे टीम मेंबर्स में हम काम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आपने एक स्टैंडर्ड के बारे में हमें बताया, और ये चीज़ जो है आपने बताई कि ये लिंक भी करती है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर अगर आप 5 से 10 स्लाइड्स ऐसी प्रिपेयर करती हैं जो कि लिंकेज को ज़्यादा क्लैरिफाई करें और लिंकेज को ज़्यादा क्लियरली हमें मेंशन करें, तो उसमें
हमें आसानी ये हो जाएगी कि मिस्टर वकास के साथ हम आपको भी ऑन बोर्ड ले लेंगे और हमारी जो टीम है वो हमारे प्लेटफॉर्म से इस सारी जब चीज़ को करवाएगी, एडवर्टीजमेंट करवाएगी, तो हम उसके भी कुछ जो चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं, वो अपने कोर्स आउटलाइन में डाल देंगे। और आप भी हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं वो मतलब डेजिग्नेटेड हो जाएंगी वकास साहब के साथ, आप भी सर, अपना पार्ट जो है प्ले कर सकेंगी। श्योर, मैं बिल्कुल आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगी और मैं उसके पास इस पे वर्किंग कंप्लीट करके मैपिंग करके फिर मैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ। ठीक है जी मैम, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। बाकी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग कोशिश करें कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन हो, दैट शुड बी मोर इंटरेक्टिव, दैट शुड बी देयर शुड बी मोर पीपल देयर, ताकि हम लोग अपना मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वे कर सकें। इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली नेक्स्ट जो 15 डेज हैं इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करके क्यूसी डिपार्टमेंट्स को, उन लोगों को एंगेज करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के यकीनन रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन हो वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो और ज्यादा लोग उसमें मौजूद हों। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नजीम साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरी अपनी टीम से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग वीक होगा, इस वीक के ड्यूरेशन में हम लोग जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो आज के पार्टिसिपेंट्स थे उनके सर्टिफिकेट्स हम इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर देंगे और विद रिकॉर्डिंग। और इसके साथ हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस रिकॉर्डिंग को उन लोगों तक भी पहुंचाया जा सके जो किसी वजह से शिरकत नहीं कर पाए। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाला और आपकी डेडिकेशन इससे नज़र आ रही है कि आप लोग कोशिश में हैं कि लर्निंग हो नई स्किल्स के लिए और लर्निंग हो हमारे यूनिवर्सिटी को फायदा हो इस चीज़ का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद भी आएंगे और साथ अपने दोस्तों को भी लाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। Thank you so much. फी अमान अल्लाह।